प्राचीन भारत के इतिहास को समझना, जानते हैं कैसा है? बिल्कुल एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में, जैसे प्राचीन यूनान या रोम में होता था, लगातार इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार इन बिखरे हुए सुरागों को आखिर जोड़ते कैसे हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इतिहासकारों के सामने एक चुनौती बन के खड़ा हो जाता है। ये एक तरह से जासूसी कहानी जैसा है, जहां सच का पता लगाने के लिए हर छोटे बड़े सबूत को जोड़ना पड़ता है। हमें उन सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ता है जो सीधे सीधे इतिहास बताने के लिए लिखे ही नहीं गए थे। तो इतिहासकार एक जासूस की भूमिका निभाते कैसे हैं? देखिए, वे अलग अलग तरह के सुरागों से एक बहुत ही जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर सुराग कहानी का एक नया ही पहलू हमारे सामने लाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। जो भी लिखित सामग्री हमारे पास है, उसका असल मकसद इतिहास लिखना था ही नहीं। वेद हों, उपनिषद हों या बौद्ध ग्रंथ, हाँ, ये हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उनका पहला काम तो आध्यात्मिक ज्ञान देना था। इसलिए सच जानने के लिए हमें कहीं और दूसरे सुरागों की तरफ देखना ही पड़ता है। और यहीं पर हमारा पहला और सबसे मजबूत सुराग सामने आता है, पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो सबूत जो हमें जमीन के नीचे से मिले हैं। ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद सुराग माने जाते हैं क्योंकि ये असली भौतिक चीजें हैं जिन्हें समय के साथ बदला नहीं गया है। तो पुरातत्व हमें 4 तरह के मेन सुराग देता है। पहला, पत्थर या धातु पर खुदे हुए अभिलेख। दूसरा, उस दौर में चलने वाले सिक्के। तीसरा, पुरानी इमारतें और स्मारक। और चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जिन्हें हम पुरावशेष कहते हैं। हमारी समझ की नींव असल में यही चीजें हैं। अभिलेखों को हम उस समय के शासकों के सीधे संदेश की तरह समझ सकते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। वो हमें सीधे सीधे राजा की धम्म नीति, उसके प्रशासन और उसके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में बताते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये उसी समय के हैं, इसलिए इनमें मिलावट की गुंजाइश ना के बराबर होती है। अब देखिए, जैसा कि इस लाइन से पता चलता है, ये अभिलेख अक्सर राजाओं की तारीफ में ही लिखे जाते थे। लेकिन इस तारीफ के बीच हमें प्रशासन, समाज और उस समय की भाषा, जैसे कि प्राकृत या संस्कृत, के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं उन छोटे सुरागों की जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। सिक्के। इन छोटे से सिक्कों पर शासक का नाम, उसकी उपाधि और कभी-कभी तो तारीख तक मिल जाती है। सोचिए, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के भारी मात्रा में मिले हैं, वो उस दौर की जबरदस्त आर्थिक समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह अगर सिक्कों पर जहाज के चित्र बने मिले, तो वो सीधे सीधे समुद्री व्यापार के सबूत हैं। बड़े बड़े स्मारक जैसे सांची का स्तूप हमें बौद्ध धर्म के विकास की कहानी बताते हैं। और सिंधु घाटी से मिले मिट्टी के बर्तन, मोहरें और खिलौने, ये हमें उस समाज के रोजमर्रा के जीवन, उनकी कला और सबसे बढ़कर उनकी कमाल की शहरी योजना यानी अर्बन प्लानिंग के बारे में बताते हैं। तो अब हम जमीन से मिले सुरागों से आगे बढ़कर दूसरे तरह के सुरागों की ओर चलते हैं, लिखे हुए ग्रंथ। ये हमें उस समय के समाज की सोच और उनकी मान्यताओं की बहुत गहरी समझ देते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ही सावधानी से परखने की जरूरत होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होता है। इन ग्रंथों को हम आंख बंद करके सच नहीं मान सकते। हमें हमेशा ये सवाल पूछना पड़ता है कि इसे लिखा किसने, इसे लिखा क्यों और इसका असली मकसद क्या था। अच्छा, साहित्य को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद और त्रिपिटक, जिनका काम धर्म सिखाना था। इनमें से ऐतिहासिक जानकारी निकालना, समझ लीजिए, भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ है लौकिक ग्रंथ जैसे इतिहास, राजनीति या नाटक। ये ज्यादा सीधे होते हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है कि ये अक्सर शाही दरबार और राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका एक शानदार उदाहरण है। ये कोई आदर्शवादी किताब नहीं, बल्कि शासन चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। ये हमें मौर्य काल के प्रशासन, उनकी आर्थिक नीतियों और यहाँ तक कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जासूसी सिस्टम के बारे में भी बताता है। इससे पता चलता है कि उस समय की राजनीति कितनी असली और पेचीदा थी। अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के तीसरे और आखिरी तरह के सुराग पर आते हैं, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण। ये वो लोग थे जो बाहर से भारत आए और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताबों में लिखा।
मेगस्थनीज, जो मौर्य दरबार में एक यूनानी राजदूत था, से लेकर ह्यूएंसांग जैसे चीनी बौद्ध भिक्षु और अल-बेरूनी जैसे महान अरब विद्वान तक, इन सभी ने हमें एक बाहरी नजरिया दिया, एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। उन्होंने उन चीज़ों पर भी गौर किया जिन्हें स्थानीय लेखक शायद ज़रूरी समझकर नज़रअंदाज कर देते। इन विदेशी वृत्तांतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे स्थानीय स्रोतों की बातों की या तो पुष्टि करते हैं या उन्हें चुनौती देते हैं। जैसे मेगस्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा, जिसका जिक्र हमें स्थानीय ग्रंथों में नहीं मिलता, तो ये हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देता है जिसे हमें बाकी सुरागों के साथ मिलाकर देखना होता है। तो अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक इतिहासकार इन सभी अलग अलग तरह के सुरागों को, पुरातत्व, साहित्य और विदेशी विवरण, इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी कहानी कैसे बनाता है? देखिए, प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। सबसे पहले पुरातत्व एक ठोस ढांचा या एक नींव तैयार करता है। फिर साहित्यिक स्रोत उस ढांचे में रंग और बाकी डिटेल्स भरते हैं, हमें उस समाज और उनकी सोच के बारे में बताते हैं। और आखिर में विदेशी विवरण एक तीसरे एम्पायर की तरह आकर सब कुछ क्रॉस चेक करने में मदद करते हैं। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हर स्रोत की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पुरातत्व ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन वो हमें लोगों की सोच नहीं बता पाता। साहित्य में बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें पक्षपात होने का खतरा रहता है। और विदेशी विवरण निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन उनमें कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश भी होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किसी एक स्रोत से नहीं होता। ये सच में एक पहेली को सुलझाने जैसा है। कोई भी एक टुकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। एक भरोसेमंद तस्वीर तभी बनती है जब पुरातत्व, साहित्य और विदेशी विवरण, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। ये पूरी बातचीत हमें इस ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास की खोज कभी खत्म नहीं होती। हर नई खोज, चाहे वो एक छोटा सा सिक्का हो या एक पूरा का पूरा ग्रंथ, हमारे अतीत की समझ को पूरी तरह बदल सकती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में भी न जाने कितने ही नए रहस्य खुलते रहेंगे।